आगे आते हैं नो रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिक्शनरी मीनिंग तो बहुत ही अलग होता है अगर आप बिल्कुल हिंदी में जाओगे तो। मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना। जैसे हर साल कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो आपकी, जैसे रेंट एग्रीमेंट बनता है 11 महीने का बनता है जनरली वो, तो हर साल अगले 11 महीने के बाद फिर से वो रिन्यू करवाते हो, दूसरा एग्रीमेंट बनता है, अगले फिर 11 महीने के बाद फिर से बनाते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, रेटिफाई हो रहा है, रिन्यू हो रहा है। तो यहां पे बोला गया माइनर के साथ जो भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो रिन्यू नहीं माने जाएंगे। अच्छा, पुराने वाले एग्जाम्पल का मैं यहां पे एक वो बना दूं छोटा सा। ये पॉइंट था हमारा सेकंड, ये जो पॉइंट हमने पढ़ा था ये था सेकंड पॉइंट। अब मैं जो थर्ड अभी हमने देखा था, कौन सा देखा था सर, नो रेस्टिट्यूशन वाला, ये यहां पे देख लेते हैं हम। यानी थर्ड पॉइंट, नो रेस्टिट्यूशन बट ऐसे पे दी अमाउंट, सिंपली लिख लो सेट बाय कोर्ट, आपको ना याद रहेगा ऐसे। चलिए थर्ड पॉइंट बात है, नो रेटिफिकेशन। मैंने क्या बोला, किसी कॉन्ट्रैक्ट को आप रेटिफाई नहीं कर सकता, यानी रिन्यू नहीं कर सकता अगर माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया भी है। यहां पे क्या कहना चाहता है वो देखते हैं। सिंस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड एब इनिशियो माना जाता है। इट कैन नॉट बी रेटिफाइड, जब कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है तो रेटिफिकेशन की तो बात ही नहीं आई, यानी रिन्यू करने की तो बात ही नहीं आई। आपने एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर कर लिया आज, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एग्रीमेंट कर लिया, तो क्या वो हर साल आप उसको रिन्यू करते रहोगे? नहीं, वो तो एग्रीमेंट ही नहीं माना जाए ना, वो तो वर्ड एब इनिशियो है, तो रेटिफिकेशन की तो बात ही नहीं आई। आगे, इट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द माइनर ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। मतलब सर जैसे किसी बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, 17 साल का था वो, मान लीजिए एक ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, यहां पे लिख लेता हूं ना, नहीं अभी दूसरा एग्जांपल लेता हूं, फिर बुक वाला एग्जांपल आपको ग्राफ में समझा दूंगा। नॉर्मली समझो इस बात को, पॉइंट को समझना जरूरी है। एक बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो 17 साल का था कि तुम मेरा ये काम करोगे और मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, ठीक है। और बच्चे ने कहा कि मुझे एडवांस दे दो, बच्चे ने एडवांस लिया और काम भी नहीं करा, और कल को वो उसको बोल भी नहीं सकता कि तूने मेरा काम नहीं करा, मेरे पैसे वापस दे, ये वो जनरली नहीं बोल सकता जब तक कोर्ट में केसेस ना जाए, ऑल दैट, कोर्ट को पता ना चल जाए, वो बात की बातें हैं। अब क्या हुआ, वो बच्चा हो गया 18 साल से ऊपर का, तो अब क्या वो बंदा ये जाके बोलेगा, अब वो बंदा दोबारा आया उस बच्चे के पास काम करवाने कि अब तो तू बड़ा हो गया, अब तो चल मेरा वो काम कर दे, जितने पैसे हों वो तो है ही हैं, और जो आगे आने वाले काम के पैसे मैं दूंगा, तो जो 16 साल का जब तू था ना, जितने पैसे तूने मेरे खा लिए थे उतने पैसे काट के मैं दूंगा आगे। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो बिल्कुल नया का नया माना जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल पॉइंट है। हाँ सर ये तो बहुत सिंपल पॉइंट था, आप इतना दबाव का दे रहे हो, दबाव यहां के लिए दे रहा हूं मैं, आगे के लिए। However, if minor continues a contract or transaction after becoming an adult, will bind himself for whole transaction. ले नहीं रहे। मतलब सर अब जैसे 17 साल का था, उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, मान लो 4000 का कॉन्ट्रैक्ट था दोनों के बीच में, 4000 का, और माइनर ने पैसे रख भी लिए और काम भी नहीं किया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। अब वो 18 साल का हो जाता है, और अब वो बोलता है दूसरा बंदा कि माइनर से कि अब तो तुम बड़े हो गए हो, तो ये इतने रुपए का काम है, कर दो, लेकिन ये काम तभी करोगे जब पुराना वाला काम को, कि पैसे जो तुमने मुझसे एडवांस ले लिया था, उस जमाने में काम नहीं किया था, मेरे से पैसा खा लिए थे, वो वाले पैसे मैं काट के तुम्हें दूंगा। ये बातचीत अगर हो गई उन दोनों के बीच में, और अब जो मेजर हो गया, उसने हाँ कर दिया, हाँ कर दिया, बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है, बचपन में मेरे से गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, वो वाले पैसे काट के आप मुझे पेमेंट करना, उसने हाँ कर दिया। सोच रहे हो कितने टेक्निकल पॉइंट आ गया ये, तो ये वैलिड हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ये कितना टेक्निकल पॉइंट आ गया यहाँ पे, इसलिए स्टार मार्क कर रहा हूं यहाँ पे, ध्यान देना। हाउएवर से एग्जांपल लेके चलते हैं सर, आप बुक का एग्जांपल ले लेते हैं, अभी तो मैंने आपको वैसे समझा दिया। अब माइनर टेक्स अ लोन ऑफ 1000 फ्रॉम बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, ठीक है जी। आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी
A applies for fresh loan of 1000, B gives the loan and obtain from A combined promissory note of 2000. This will taken as new contract and will therefore be enforceable. सिचुएशन समझो क्या बोल रहे हैं। एक माइनर ने ना, जब वो बच्चा था यानी 17-16 साल का था, उसने 1000 रुपए लिए थे बी से, उधार लिए थे। ठीक है सर, जब वो बच्चा था उसने अभी तक लौटाए नहीं है, मान लीजिए उसने जब तक वो 17 साल का था तब तक लौटाए नहीं। अब वो 18 का हो गया, अब वो दोबारा जब अब बड़ा हो गया, अब वो वापस गया बी के पास 1000 रुपये का और लोन लेने कि मुझे 1000 रुपये उधार चाहिए। बी ने कहा ले 1000 रुपये ले तो ले, लेकिन जो तू मुझे 1000 रुपये लेने के बदले ना इस प्रोमिसरी नोट पे, एक तरह से एक प्रोमिसरी नोट क्या होता है कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आपसे मैंने लिए तो कल मैं इतने पैसे आपको उधार वापसी में इतने पैसे करूंगा। एक प्रोमिसरी नोट पे उसने 2000 वाले अमाउंट पे साइन कर दिया। क्यों 2000? क्यों 1000 तो जब लिए थे जब वो बच्चा था, उसने दिए ही नहीं थे और बी ने उसे कुछ बोला भी नहीं। लेकिन आज के डेट में बी ने उसे साइन करा लिया प्रोमिसरी नोट पे, उसने कर भी दिया कि हाँ भैया मैंने आपसे जब मैं बच्चा था तो पैसे लिए थे, तो अब मैं आपको वो भी दे दूंगा और जो नए 1000 रुपए हैं आप मुझे दे रहे हो उधार वो भी वापस करूंगा। तो उसने उस पर साइन कर दिया, तो अब ये इन्फोर्सिएबल हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, छोटा छोटा पॉइंट है ना जहां पे बच्चों की कंफ्यूजन हमेशा रह जाती है। तब यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं यही वाला, कैसे बनाऊं इसको मैं। माइनर लोन 1000 रुपए नॉट रिटर्न। माइनर ने लोन लिया 1000 का लेकिन रिटर्न नहीं किया, फिर ये दोबारा जाता है अगेन माइनर लोन 1000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 2000 का प्रोमिसरी नोट। तो अभी क्या हो गया ये, अब ये हो गया इन्फोर्सिएबल, यानी इसको ऐसे लिख लो, राइट। ये चौथा पॉइंट। तो चार, दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट आप ध्यान रखना इकट्ठा। चलिए अगला, माइनस प्रॉपर्टी लायबल फॉर नेसेसिटीज। जैसे हमारा स्टार्टिंग में एग्जांपल था ना ऑर्फन वाला, जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी कैपेसिटी टू पार्टी वाली, कॉम्पिटेंट टू पार्टी वाली। तो उसने हमने पढ़ा था ना कि वो 21 साल की एज हो जाती है, तो कौन सा केस में पढ़ा था, जब वो ऑर्फन हो, बच्चा अनाथ हो जाए। ठीक है, उसी में एक चीज सोचो कि अब कोई बच्चा है, मान लो 10-12 साल का भी नहीं है या उससे भी छोटा है, उसके माँ बाप नहीं रहे या वटेवर द सिचुएशन। अभी हम यही सिचुएशन लेके चलते हैं कि 10-12 साल का बच्चा है जिसके पेरेंट्स अब किसी एक्सीडेंट में या जो भी थे वो अब नहीं रहे किसी भी रीजन की वजह से। अब उसके लिए कोर्ट ने बंदा अपॉइंट कर दिया एंड ऑल दैट, तो उसके खर्चे कौन चलाएगा? या कोई अगर चलाना चाहता है, अब कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया उसके लिए बंदा, अब वो है बहुत अमीर बंदा, वो जो बच्चा है ना जिसके पेरेंट्स के पास पैसा था, प्रॉपर्टी थी, ठीक है, हालांकि उसके लिए कोर्ट ने अपॉइंट जो बंदा किया हुआ है वो उसकी 21 साल तक देखभाल में करेगा, लेकिन वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा जो उसकी अगर प्रॉपर्टी है, देखो अनाथालय, अगर वो गरीब का बच्चा होता तो अनाथालय में चला जाता, प्रैक्टिकली बताता हूं। लेकिन अब उसके पेरेंट्स के पास अच्छा खासा पैसा था, जो कि पैसा एट द एंड उसी बच्चे का होने वाला है जब वो 21 साल का हो जाएगा। लेकिन अभी जो उसका खर्चा पानी है, जो नेसेसिटीज है, नेसेसिटीज का मतलब जरूरत के सामान के लिए जो खर्चा लगेगा, उसका जरूरत क्या होती है किसी भी इंसान की? खाना पीना, बच्चे के साथ समझोगे तो खाना पीना हो गया, उसकी एजुकेशन का खर्चा हो गया, ठीक है, रहने सहने का खर्चा हो गया, रोटी कपड़ा और मकान, यही होगा ना राइट एट द एंड बच्चे का, एजुकेशन इंक्लूडिंग। तो इसके लिए जो खर्चा होगा बेसिकली वो सारा खर्चा उसकी प्रॉपर्टी से ही निकाला जाएगा। ठीक है, यानी जितने भी माइनर की प्रॉपर्टी है, जो उसके बेसिक नेसेसिटीज वाले जरूरतमंद के सामान का खर्चा आता है, तो जितनी उसकी प्रॉपर्टी है ना वहां से वो खर्चा रिकवर किया जा सकता है। इतना सिंपल सी बात है। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर एक पॉइंट बीच में आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। ऑल कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू द नेसेसिटी सप्लाइड टू अ माइनर, वही वाला एग्जांपल है, कंपेयरिंग टू वाला ऑर्फन वाला एग्जांपल समझ के चलना, तभी आपको पॉइंट याद रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटस इन हिज लाइफ आर वैलिड। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे एक माइनर को उसकी जरूरतमंद की चीज पहुंचाने के लिए, एक दुकानदार ने अगर बोला चलो एक तो बच्चा है, इसका पेरेंट्स नहीं है, इसको
खाने का सामान दे देता हूँ, ठीक है, उसको पता है कि बच्चा खाने का सामान बोल रहा हूँ मैं, उसने अगर वो दे दिया तो बच्चे के प्रॉपर्टी में या फिर जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा या बच्चे का वो सुपरिटेंडेंट अपॉइंट हुआ था ना, स्टार्टिंग में क्लास में पढ़ा था, क्लास की स्टार्टिंग में जो पढ़ा था, सुपरिटेंडेंट कोर्ट से अपॉइंट किया हुआ गया बंदा, वो बंदे से ये बंदा अपने पैसे रिकवर कर सकता है। दुकान वाला बोलेगा कि यार मैंने इसको खाने का सामान दिया था तो मुझे इतने पैसे बनते हैं, दे दो। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, यानी उसकी प्रॉपर्टी में से उसके माँ बाप के जो भी बैंक अकाउंट होंगे उनमें से पैसा निकाल के ये खर्चे के पैसे वो दे, मतलब लायबल माना जाएगा कि उसमें से पैसा निकाल के दो। बट ओनली द माइनस प्रॉपर्टी इज लायबल फॉर नेसेसिटीज एंड नॉट पर्सनल लायबिलिटी इंकर्ड बाय हिम। सर ये क्या बोल दिया इसने? माइनर की जो प्रॉपर्टीज होगी ना, यानी उसके नाम पे या उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी जो पड़ी होंगी, उन्हीं में से उसका खर्चा निकाला जाएगा। वो खुद उसके लिए खुद लायबल नहीं होगा कि दुकानदार ने उसको पकड़ लिया, उसके गिरबान पकड़ ली बच्चे की, तू भी पैसा दे, मुझे नहीं पता, तू खुद कमा के ला के दे, हम नहीं जानते। ऐसा नहीं बोल सकता कोई, आप उसको लॉ उसको ऐसा नहीं बोल सकता, ठीक है, लॉ उसको खुद नहीं बोल सकता कि तू पर्सनली ला के दे, हमें तेरी प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है, प्रॉपर्टी तेरे माँ बाप की है, नहीं, तू खुद जा कमा और हमें ला के दे, ऐसा नहीं कर सकते आप। हाँ, उसकी प्रॉपर्टी में से आप मांग सकते हो पैसा। माइनर के साथ उसके जरूरतमंद की चीजें जो लोग सप्लाई कर रहे हैं वो उस माइनर की प्रॉपर्टी के अंदर से अपना पैसा मांग सकते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या हो गया, घर वगैरह भी हो गया, चाहे उसके जो नाम पे बैंक अकाउंट होंगे उसके पेरेंट्स के नाम पे, उनमें जो पैसा होगा वहां से। प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ उसका घर नहीं बोला जाएगा, अब उसके घर की ईंटें तो निकाल के ले जाएगा नहीं कोई। प्रॉपर्टी का मतलब उन्हीं प्रॉपर्टी का मतलब सब कुछ आ जाता है, सॉरी, घर हो गया, शेयर्स हो गए उसके नाम पे, बच्चे के नाम पे, उसके माँ बाप के बैंक अकाउंट्स हो गए, एफडीज हो गई, इन सारी चीज़ों को प्रॉपर्टी बोला जा रहा है यहाँ पे। कुछ बच्चे इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर घर से कैसे सामान पैसे ला के देगा वो, समझ रहे हो? तो प्रैक्टिकली वापस समझो, दोबारा समझाता हूँ। एक बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं रहे, लेकिन माँ बाप के पास प्रॉपर्टी थी, बैंक बैलेंस था, एफडीज थी, शेयर्स थे, काफ़ी कुछ प्रॉपर्टी बना रखी थी, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी में मानी जाएंगी। अब बच्चे की जरूरत का जो सामान है, उसके स्कूल ड्रेस, स्कूल की फीस हो गया, खाने पीने का खर्चा हो गया, ठीक है, उसका रहने का खर्चा हो गया, तो ये जो भी खर्चा आ रहा है वो खर्चा उस बच्चे के नाम पे जो प्रॉपर्टी उसके घर वालों की है, माँ बाप की है, उसमें से रिकवर किया जा सकता है। ये पॉइंट बोल रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल, इफ माइनर मेट विद एन एक्सीडेंट, देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, ये बुक का एग्जाम्पल है, मेरा नहीं है। इफ माइनर मेट विद एन एक्सीडेंट and Mr. A taken him to the hospital and paid the bills. Here Mr. A will be entitled to reimburse from minor's properties. बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। ये बच्चा है, उसका कहीं पे जाते हुए एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, किसी एक भले इंसान ने आके, ठीक है, मिस्टर ए ने आके उसे उठा के ले गया, हॉस्पिटल ले गया। तो बच्चा तो बेहोश है, उसको क्या पता कौन है, उसका इलाज करवाया, उसका बिल भी पे कर दिया। अब क्या ए जा सकता है कोर्ट के पास? वैसे तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, ए को पैसा मिल ही जाता है, वो जो कोर्ट से अपॉइंटेड बंदा होता है ना, जो गार्जियन होता है या फिर सुपरिटेंडेंट जो होता है, वही पैसा, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, वही उस बंदे का कंपनसेशन पे कर देता है ए का एक्चुअल में। लेकिन अगर वो नहीं भी कर रहा है, कोई जोर जबरदस्ती है, तो ए कोर्ट के पास जा सकता है कि हाँ ऐसी ऐसी बात थी, मैंने ऐसी हेल्प की और मेरा इतना खर्चा लग गया, तो वो कोर्ट ऑर्डर देगा कि हाँ भाई माइनर के जो गार्जियन है या सुपरिटेंडेंट है, ऐसा है जितने पैसे उसने खर्च किया ना, इसको वापस दो, रिम्बर्स करो, तो ये कर सकता है। नोट, नेसेसिटीज मस्ट बी थिंग्स विच आर माइनर एक्चुअली नीड्स लाइक फूड, क्लोथ, एकोमोडेशन। नेसेसिटीज का मतलब ये है जो जरूरतमंद की चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि वो भाई वो बच्चा गुच्ची अरमानी के शूज पहन रहा है, एक जोड़ी की जरूरत है तो 50 जोड़ी खरीद के बैठा है, ठीक है, उसको जाना है नॉर्मल गाड़ी से भी जा सकता है, तो कह रहा है नहीं मेरे लिए एक अलग एक्स क्लास एसयूवी खरीदो, उसी में जाऊंगा मैं अपनी गाड़ी से। उन चीजों के लिए नहीं, उसकी जो जरूरत की चीजें हैं वो जरूरत के हिसाब से माना जाएगा कि उसकी प्रॉपर्टी में से वो खर्चा निकाला जाए। एग्जाम्पल, a minor purchased 13 fancy waistcoat from N while he was having sufficient garment held that N could not recover the price thereof। देखो, एक बच्चा गया दुकान पे,
भाई ठीक है, वो बच्चा थोड़ा अमीर है, माँ बाप नहीं भी रहे तब भी वो अमीर है। तो दुकान के पास गया, एक बड़ी सी दुकान है, उसको पता था कि ये तो अमीर घर का बच्चा है, और वहां से उसने बहुत सारे मतलब फैंसी वेस्ट कोट, एक टाइप का वेस्ट कोट होता पूरा का पूरा एक, वो उसने 1-2 नहीं 13 खरीद लिए जबरदस्ती, जबकि उसके पास अच्छे खासे कपड़े पड़े थे घर में। अब खरीदने के बाद ना कल को उसने मना कर दिया, जो डिलीवरी लेने गया वो बच्चा, उसने 13 कोट वेस्ट कोट अपने गाड़ी में रखवा लिए या घर लेके चला गया, बोला कि पैसे दे दूंगा मैं, और बाद में पैसे ही नहीं दिए। तो वो जो एन है ना, वो बंदा जो दुकानदार है, वो बंदा अब यहां पर नहीं जा सकता कोर्ट के पास कि मेरे को इस चीज के पैसे दिलवाओ, इस केस में नहीं जा सकता, यहां पे इन्फोर्सिबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, ऊपर वाले केस में देखो एक्सीडेंट हुआ था, उसका एक्सीडेंट होना वो नेसेसिटी है उसको बचाने के लिए, नहीं है कल को वो मर जाए कुछ भी हो जाए, हाथ पैर उसको सलामत ना रहे, अगर टाइम पे ना ले जाता वो हॉस्पिटल, तो वो तो नेसेसिटीज में आएगा ना एक तरह से। लेकिन ये वेस्ट कोट ये नेसेसिटीज आइटम में नहीं आता एज पर लॉ। ठीक है, देखो छोटे छोटे पॉइंट है ना, यही बच्चा फंसता है, कल को कंफ्यूजन में रह जाता है, तो वो क्लियर करना जरूरी है। आगे एक अच्छा पॉइंट आया, अब माइनर एज एजेंट, एक माइनर एक एजेंट की तरह रह सकता है कि नहीं रह सकता। सर एजेंट मतलब हमने एक्सेप्टेंस वाली क्लास में प्रिंसिपल एजेंट का कॉन्सेप्ट समझा था, थोड़ा समझा था कि अगर एक बंदे ने एजेंट के थ्रू दूसरे तीसरे बंदे से कॉन्टेक्ट करवाया है और तीसरे बंदे ने उसी एजेंट को अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, तो क्या वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? तो हमने समझा था हाँ मानी जाएगी, क्योंकि एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। मैं दिखाई दूं क्या आपको याद आ जाए? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा था, कहाँ देखा था, हाँ देखो 8th पॉइंट, इफ प्रपोजल इज मेड थ्रू एन एजेंट इट इज सफिशिएंट इफ एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू हिम। यानी एक बंदे ने ए ने सी के थ्रू, सी इसका एजेंट है, अपनी बात कहलवाई बी से, यानी सी के थ्रू ऑफर दिलवाया बी को, बी ने हाँ कर दिया सी को, ए को नहीं बोला हाँ, सी को कर दिया, तो क्या ये हाँ या फिर ये एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? तो हमने पढ़ा था हाँ मानी जाएगी, क्योंकि इसी के बिहाफ पे ये बंदा काम कर रहा है। प्रिंसिपल एजेंट वाला कॉन्सेप्ट होता है। देखो मैंने हल्का सा हिंट दिया था उस दिन, क्यों? क्योंकि आगे आने वाला था, आज वो आ चुका है और आगे भी आएगा। अब माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एजेंट, एक माइनर एजेंट तो बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, वो बीच का बंदा बन सकता है काम करने वाला। ही कैन रिप्रेजेंट हिज प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल आ गया ना, एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन। डीलिंग विद अदर पार्टीज ही कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, वो बन तो सकता है लेकिन उसको जिम्मेदार नहीं माना जाएगा अगर कोई भी गलती होती है। अगेन वही वाला एग्जाम्पल यहां ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको याद रहेगा, ताकि ए यहां पे एम हो गया अपना माइनर और ये हो गया आपका सी। चलो हाँ सी ले लें, बी ले लेते हैं, ठीक है। एम हो गया अपना एजेंट, ए ने एम के थ्रू ऑफर दे दिया इसको, ठीक है, बी ने इसको हाँ भी कर दिया। इतनी बात समझते हो? लेकिन हुआ क्या, इसने अपना मान लो काम करवा भी दिया और पैसे भी नहीं दिए, बी को पैसे भी नहीं दिए, तो क्या इसकी जिम्मेदारी मानी जाएगी? जी नहीं, यही बंदा लायबल रहेगा अपनी गलती के लिए। ये क्या होगा? प्रिंसिपल। सारे सिचुएशन लिख देता हूं मैं। Therefore, the principal will be responsible to the third parties for act of minor's agent. भाई अगर इसने भी कोई गलती कर दी, तो इसको कुछ नहीं करना, वो गलती उसे भरपाई इसी को करनी पड़ेगी। कहने का क्या सेंस है, प्रिंसिपल एजेंट में क्या होता है, एक बंदा होता है, अमीर होता है, ठीक है, सिंपल लॉ की लैंग्वेज में नहीं, थोड़े लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं। एक अमीर बंदा है, अमीर का मतलब एक बिजनेसमैन है, ऐसा समझ लो आप। अमीर वर्ड में कभी कभी इसलिए यूज कर लेता हूं क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है, बट फिर भी मान लेते हैं कि एक बिजनेसमैन है, उसने अपने बिहाफ पे एक एजेंट अपॉइंट कर रखा है, तो वो प्रिंसिपल हुआ और ये एजेंट हो गया
एजेंट, उसका प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन हो गया। तो एजेंट जो भी काम करेगा वो इसी के लिए करेगा और इसी के थ्रू करेगा, ठीक है। अब कल को इस एजेंट से भी गलती हो जाए, अगर वो एजेंट माइनर है, इससे भी गलती हो जाए, अगर माइनर नहीं भी होता ना तो भी ऐसे होता है, इससे इस एजेंट से भी बेचारे से गलती हो जाए ना, तो ये भरपाई नहीं करेगा अपनी प्रॉपर्टी से, खुद से इसकी भरपाई नहीं करेगा, वो अलग बात है। ये बंदा प्रिंसिपल इसके सैलरी में से पैसा काट ले कुछ, वो अलग चीज है। यहां पे समझ रहा हूं माइनर के केस में कि जो प्रिंसिपल है और उसका जो एजेंट है, बेचारा बच्चा है, इसने अगर बच्चे ने कुछ गलती भी कर दी जिसकी वजह से तीसरे बंदे का नुकसान हो गया, तो वो भरपाई ये करेगा प्रिंसिपल, ना कि ये बेचारा बच्चा एजेंट, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है।